मैं 13 साल की अनाथ लड़की थी। मैंने देखा कि रोज रात अनाथ आश्रम से एक लड़की को चुपके से फार्म हाउस भेजा जाता और सुबह वो लड़की वापस आती तो ठीक से चल भी ना पाती। एक दिन मैं चुपके से वहाँ पहुँची तो पसीने छूट गए, क्योंकि वहाँ एक लड़की के साथ कई कई मर्द बारी बारी। मेरा नाम रोहिणी है। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। जब से मैंने होश संभाला, खुद को अनाथ आश्रम में ही पाया। मेरे माँ बाप कौन थे यह मुझे आज तक पता नहीं चला। मेरा घर वह अनाथ आश्रम ही था और अनाथ आश्रम की लड़कियाँ मेरा परिवार। हम सबका ख्याल हमारी वार्डन अनीता रखती थीं। मैं जिस अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी वह सोहन लाल सिंघानिया जी का था। वह बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उनके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा दान पुण्य के काम करते रहते थे और उनके कई सारे आश्रम, अनाथालय और वृद्ध आश्रम थे, जहाँ पर वह मेरे जैसे अनाथ बच्चों, बेसहारा लोगों और बड़े बूढ़ों को रहने की जगह देते थे। न सिर्फ उन्होंने हमें रहने के लिए सर पर छत दी थी, बल्कि तन ढकने के लिए कपड़े और भरपेट खाने के लिए खाना भी दिया था। अनाथ आश्रम में सभी बच्चों का जन्मदिन एक निश्चित दिन पर मनाया जाता था और उस दिन सोहन लाल जी अपनी पत्नी के साथ हमारे अनाथ आश्रम में आते थे और हम सभी बच्चों का केक काट कर जन्मदिन पर बंटवाते थे। वह दिन हम सभी अनाथ बच्चों की ज़िंदगी का सबसे खुशहाल दिन हुआ करता था। मुझे आज भी याद है, जब मैं 11 साल की थी, तब जब हम सभी अनाथ बच्चों का जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस दिन सोहन लाल जी अपने बेटों के साथ आए थे। उनके बेटों को देखकर हम सब हैरत में पड़ गए थे, क्योंकि इतने सालों में हमें यह पता ही नहीं चला था कि उनके भी बच्चे हैं। लेकिन जब वह अपने बेटों को लेकर आए तो उन्होंने हमें उनसे मिलवाया। उनके बेटे बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने हमारे साथ खूब सारे खेल खेले और हमें खूब हंसाया। अनाथालय की सभी लड़कियां उनके साथ बहुत खुश थीं। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वह इतने अमीर परिवार के लड़के हैं, जो हमारे जैसे अनाथ बच्चों के साथ बिल्कुल ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे उनकी हमसे कोई पुरानी जान पहचान हो। मैं भी अनाथ आश्रम में बहुत खुश थी। कभी कभी मुझे अपने माँ बाप की याद आती थी। दिल करता था कि काश मुझे भी पता चल पाता कि मेरे मम्मी पापा कौन थे, लेकिन यह नामुमकिन था। पर मैं जब भी दुखी होती तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड सरिता के गले लगकर खूब रो लेती। इस दुनिया में मेरा अगर कोई अपना था तो वह मेरी बेस्ट फ्रेंड सरिता और वार्डन अनीता दीदी थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था। हम लोग हर रोज़ अपनी पढ़ाई लिखाई करते और उसके बाद अनाथ आश्रम के जो भी ज़रूरी काम होते उनमें भी हाथ बटाते। शाम को थोड़ा बहुत खेल कूद करने के बाद हम फिर से पढ़ने बैठ जाते और फिर रात का खाना खाकर सो जाते। लेकिन फिर इस सब की शुरुआत उस एक रात से हुई। उन दिनों हमारी परीक्षाएं चल रही थीं। मैं शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी और बहुत मेहनती थी। रात में जाग कर मुझे पढ़ना ज़्यादा पसंद आता था, इसलिए मैं दिन की अपेक्षा रात में ही बैठकर पढ़ती थी, क्योंकि रात में ज़्यादा शांति होती थी। मैं करीब 2-3 घंटे से पढ़ कर बहुत थक गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बालकनी में जाकर थोड़ी देर के लिए हवा खा लूँ। उस वक्त रात का करीब 12 बज रहा होगा। हल्की हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। मैं वहीं बालकनी में चुपचाप खड़े होकर हवा का आनंद लेने लगी। तभी अचानक से मुझे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। अनाथ आश्रम में कोई गाड़ी अंदर आ रही थी। गाड़ी को देखकर मैं थोड़ा हैरत में पड़ गई कि आखिर इतनी रात में अनाथ आश्रम में कौन आया था। बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। किसी का भी चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। बस सिर्फ इतना समझ आ रहा था कि कितने लोग हैं। जैसे ही गाड़ी रुकी, उसकी लाइट्स बंद हो गईं। उसमें से 2 आदमी बाहर निकले और निकलते ही अनाथ आश्रम के अंदर चले गए। मैं जिज्ञासावश वहाँ चुपचाप खड़ी रही, ये देखने के लिए कि आखिर वह लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। करीब 5 मिनट के बाद ही वह लोग अनाथ आश्रम की एक लड़की को दोनों तरफ से पकड़कर लेकर जा रहे थे। वह लड़की पूरी कोशिश कर रही थी कि वह ना चले, लेकिन वह लोग उसे ज़बरदस्ती घसीट रहे थे और शायद उन्होंने उसका मुंह
किसी चीज़ से कसकर बंद कर रखा था, इसलिए सिर्फ हूँ हूँ की आवाज़ अजीब सी उसके मुंह से आ रही थी। वे दोनों आदमी उस लड़की को गाड़ी की तरफ लेकर जा रहे थे, लेकिन इधर उधर भी देख रहे थे। जब मैंने यह सब होते हुए देखा तो मैं बुरी तरह से घबरा गई और नीचे बैठ गई। उसके बाद मैं थोड़ा सा उचक कर दीवार से देखने लगी तो मैंने वार्डन दीदी को देखा। वह उन दोनों आदमियों से कुछ बात कर रही थीं और वह भी बार बार आसपास नज़र दौड़ा रही थीं। उसके बाद वह आदमी गाड़ी लेकर कहीं चले गए और वार्डन दीदी आश्रम के अंदर आ गईं और एक बार फिर से बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। मेरे दिमाग ने तो काम करना बंद ही कर दिया। मुझे ये सब समझ ही नहीं आया कि आखिर यह सब क्या है। मैं चुपचाप अंदर कमरे में आ गई और अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। कुछ देर मैं यह सब सोचती रही, फिर ना जाने कब मेरी आंख लग गई और सीधा सुबह ही उठी। सुबह जब मैं उठी तब मुझे रात में मैंने जो कुछ देखा वह अचानक से याद आया। जब हम सभी लोग पढ़ने के लिए अनाथ आश्रम के स्कूल में इकट्ठा हुए तो सभी लड़कियों को देखकर मुझे ये जिज्ञासा होने लगी कि आखिर वह लड़की इनमें से कौन थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं यही सोच रही थी कि आखिर इतनी रात को किसी लड़की को वह दो आदमी कहाँ और क्यों लेकर गए थे और वह इस तरह से इधर उधर क्या देख रहे थे। इस तरह दिन, महीने और साल बीते और इस समय के दौरान मैंने इस घटना को कई बार देखा, लेकिन इसे समझ पाना मेरे लिए बहुत कठिन था कि आखिर अनाथ आश्रम की लड़कियों को वार्डन दीदी इतनी रात को कहाँ भेज देती हैं और वहाँ दो आदमी जो हैं वो कौन होते हैं और क्या वह लड़कियाँ वापस नहीं आती। पर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि अनाथ आश्रम की कोई भी लड़की कभी गायब हुई हो। फिर आखिर लड़कियाँ कहाँ और क्यों जाती थीं। अब मैं 13 साल की हो चुकी थी और इतनी समझदार हो गई थी कि कुछ ऐसी बातें जिन्हें हम हर किसी से नहीं कर सकते उनको भी मैं अब समझने लगी थी। एक दिन रात को जब मैं वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकली तो मुझे फिर से अनाथ आश्रम के गेट से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। मैं गाड़ी को देखते ही थोड़ा सा सावधान हो गई। मेरे मन में आया कि आखिर इस सबके पीछे क्या है, वह मुझे जानना ही होगा। इसलिए मैं तुरंत ही सीढ़ियों से दबे पांव नीचे उतरकर पहुंची। नीचे भी काफ़ी अंधेरा पड़ा हुआ था, इसलिए मैं जो सीढ़ी के नीचे जगह थी वहां पर रखी हुई टेबल के पीछे जाकर घुसकर बैठ गई। मैं वहां से किसी को नहीं दिख सकती थी, लेकिन मैं सब कुछ देख पा रही थी। तभी थोड़ी देर के बाद वार्डन दीदी एक लड़की को उसके कमरे से उठाकर लेकर आईं। वह बेचारी बहुत गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए उसे बार बार जम्हाई आ रही थी और वह वार्डन दीदी से पूछ रही थी कि उन्हें उससे इतनी रात को क्या काम है। वार्डन दीदी ने उससे कहा कि तुम थोड़ा मेरे साथ बाहर चलो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या काम है। वह जैसे ही उनके साथ बाहर जाने लगी तभी अचानक से दूसरे कमरे से दो आदमी निकले और उन्होंने उसका मुंह कसकर दबा दिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। वह चिल्लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उन्होंने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए। वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह से जकड़ रखा था। वह उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। वार्डन दीदी भी उनके पीछे पीछे घबराई हुई चली गईं। उसके बाद मैं भागकर दरवाजे के पास पहुंची और दरवाजे की आड़ से मैंने झांक कर देखा तो उन्होंने उस लड़की के हाथ बांध दिए थे और उसे गाड़ी के अंदर धकेल दिया था। वार्डन दीदी उन दोनों आदमियों से कुछ बात कर रही थीं। उसके बाद वह दोनों आदमी वहां से चले गए और वार्डन दीदी घबराई हुई सी चुपचाप यहाँ वहाँ देखती हुई अंदर चली आईं। उनके अंदर आने से पहले ही मैं वापस मेज के पीछे जाकर बैठ गई थी। जब वार्डन दीदी अपने कमरे के अंदर चली गईं तो मैं तुरंत ही लपक कर सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में पहुंच गई। अब तो मुझे वार्डन दीदी पर शक होने लगा। मुझे लगा कि वह ज़रूर कोई गलत काम कर रही हैं और लड़कियों के साथ वह कुछ गलत करवा रही हैं। अगले दिन जब मैं झूला झूल रही थी तभी मेरी नज़र अचानक से उस लड़की पर पड़ी। वह बहुत ही उदास लग रही थी और अपने कमरे के बाहर बालकनी में कुर्सी पर बैठी हुई थी और अपना सर बालकनी की दीवार पर टिका रखा था। आज अनाथ आश्रम की सारी लड़कियां स्कूल में पढ़ने आई थीं, लेकिन वह नहीं आई थी। इस टाइम लंच हुआ था। सभी लोग खेलने कूदने में व्यस्त थे।
मैं सबकी नज़र से छुपते हुए तुरंत ही ऊपर पहुंची। मैंने उस लड़की से कहा कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं आई? तो वह कहने लगी, वो मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। मैंने पूछा, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? तो बोली, कुछ नहीं, बस पेट में दर्द है। मैंने उससे कहा, कल रात को तुम कहाँ गई थीं? मेरे सवाल से वह बुरी तरह से घबरा गई और मुझसे बोली कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं रात में कहाँ जाऊँगी? हम सब तो यहीं रहते हैं। इस दुनिया में हमारा आखिर है ही कौन जिससे हम मिलने जाएं? मैंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने कल देखा था कि तुम रात में कहीं गई थी। तो वह बोली कि मुझसे फालतू की बातें मत करो, वरना मैं तुम्हारी वार्डन दीदी से शिकायत कर दूंगी कि तुम मुझे परेशान कर रही हो। वार्डन दीदी का नाम सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई, क्योंकि मैंने सोचा अगर इसने उन्हें बता दिया कि कल रात का पूरा वाकया मैंने अपनी आंखों से देख लिया है तो वह पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगी। मैंने उससे कहा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। मेरे इतना कहते ही वह मुझसे बोली, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं वहाँ से जाने लगी, लेकिन मैंने देखा कि जब मैं वहाँ से निकल आई तो उसके बाद वह लड़की फूट फूट कर रोने लगी। अब मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ नज़र आने लगी थी। ज़रूर ऐसा कोई राज था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की आखिर इस बात को छुपा क्यों रही है। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वह सबको बताती क्यों नहीं। कुछ दिन यूं ही गुजरते रहे। एक दिन मैं सो रही थी। हमारे यहाँ अनाथ आश्रम में हर कमरे में 4 लड़कियाँ रूम शेयर करके रहती थीं और मेरी बेस्ट फ्रेंड सरिता मेरे रूम में ही रहा करती थी। रात का करीब 12 बज रहा होगा, तभी मुझे हल्की सी खुसफुसाहट सी सुनाई दी, जिससे मेरी आँख खुल गई। मैंने जब नज़र उठाकर देखा तो वार्डन दीदी मेरी बेस्ट फ्रेंड सरिता को कहीं पर लेकर जा रही थीं। ये देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। मुझे लगा कि कहीं वह मेरी दोस्त के साथ भी तो वही सब नहीं करने वाली। मैं भी तुरंत उनके पीछे भागी, लेकिन वार्डन दीदी ने कमरे के दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था। अब तो मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैं तुरंत ही भागकर खिड़की के पास गई तो मुझे वहाँ से वही गाड़ी खड़ी हुई नज़र आ रही थी। थोड़ी ही देर में मुझे सरिता नज़र आई, जिसे वह 2 आदमी घसीटकर गाड़ी की तरफ ले जा रहे थे और कुछ पल बीतते ही वह सरिता को लेकर वहाँ से चले गए और मैं कमरे में बिलक बिलक कर रोती रह गई। मैं अपनी सहेली को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे वार्डन दीदी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं उनका सर फोड़ डालूं। पूरी रात मैं बिस्तर पर लेटे लेटे रोती रही और सरिता के बारे में ही सोचती रही। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं बुरी तरह से घबरा कर उठी। मैंने सामने देखा तो सरिता बिस्तर पर थी। मैं तुरंत ही भागकर उसके पास गई तो उसकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। उसे बुखार आ गया था। मैंने उसे तुरंत ही दवा दी। उसने कहा कि उसे बहुत तेज़ शरीर में दर्द हो रहा है, इसलिए आज मैं उसे ना उठाऊं। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, बहुत सारे नाखूनों के। उस वक्त मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पूरे दिन मेरे दिमाग में सरिता के ख्याल ही चलते रहे। शाम को मैंने सरिता से बात करने की कोशिश की। मैंने उसे कहा कि तुम रात में वार्डन दीदी के साथ कहाँ गई थीं? तो उसने कहा कि मैं तो कहीं भी नहीं गई थी, मैं पूरी रात यहीं पर थी। मैंने उससे कहा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त होकर मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? उसने कहा कि रोहिणी, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी, मैं सच कह रही हूँ, मैं कहीं भी नहीं गई थी। मैंने कहा, अच्छा, मैंने तुम्हें खुद अपनी आँखों से जाते हुए देखा था, और फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मुझे साफ साफ बताओ कि तुम कहाँ गई थी और वहाँ तुम्हारे साथ क्या हुआ जिससे तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, और ये नाखूनों के निशान कैसे? तो बोली, ये मुझसे ही लग गए हैं। मैंने कहा, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन सरिता ने मेरी किसी भी बात को नहीं माना। उसने मेरी सारी बातों को झुठला दिया और गलतफहमी का नाम दे दिया। उस दिन के बाद से सरिता बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगी और वह मुझसे अब ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। लेकिन अब मुझे किसी भी हाल में सच जानना ही था, क्योंकि मैं अब यह सब होता हुआ नहीं देख सकती थी। वार्डन दीदी ने मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ बहुत बुरा किया था
और अब मैं उन्हें भी सज़ा दिलाना चाहती थी। लेकिन उससे पहले मुझे ये पता करना होगा कि आखिर इस सब के पीछे चल क्या रहा है। 2-3 दिन के बाद ही मुझे फिर से गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत ही भागकर बालकनी में गई तो वह दोनों आदमी अनाथ आश्रम के अंदर जा चुके थे। मैं दूसरी तरफ वाली सीढ़ियों से उतरकर गाड़ी के पास झट से पहुंच गई। जब मैंने देखा कि दोनों आदमी अंदर जा चुके हैं और आसपास बाहर कोई भी नहीं है, तो मैंने गाड़ी की डिग्गी को खोला और शॉल ओढ़कर चुपचाप लेट गई। थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। किसी लड़की के हूँ की आवाज़ आ रही थी और वार्डन दीदी उन दोनों आदमियों से कह रही थी कि सुबह का सूरज उगने से पहले ही इसे सही सलामत वापस ले आना। ध्यान रखना कि इसे कुछ भी ना हो। उन आदमियों ने कहा कि फिक्र मत करो, हम इसे यहाँ छोड़ जाएंगे। आखिर काम तो सिर्फ रात भर का ही है। मज़े तो रात में आते हैं, दिन में कहाँ मज़े आते हैं। और फिर वह ठहाका लगाकर हंसने लगे। उसके बाद उन्होंने उस लड़की को बांधकर गाड़ी की सीट पर डाल दिया। वह बेचारी उस सीट पर पड़ी पड़ी छटपटाती रही। करीब आधे घंटे बाद हम लोग किसी जगह पर पहुंच गए। वहां गाड़ी जाकर रुक गई। मैं चुपचाप सीट के नीचे लेटी हुई थी और मुझे आसपास की आवाज़ों से ऐसा लग रहा था जैसे वहां बहुत तेज़ तेज़ गाने बज रहे हों और काफ़ी सारे लोग हों। जब मैंने देखा कि वह लोग उस लड़की को लेकर कहीं चले गए तो मैंने गाड़ी के कांच से झांक कर देखा। मुझे बाहर कोई भी नज़र नहीं आया, बस एक बहुत बड़ा सा घर नज़र आया जिसमें अंदर से बहुत सारी रोशनी आ रही थी, लेकिन उसके सारे खिड़की दरवाजे पूरी तरह से बंद थे। पहले मैंने सोचा कि मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकलूंगी, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या हो। डर के मारे मेरी भी हालत ख़राब हो रही थी। लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे ये कैसे पता चल सकता है कि इस जगह पर लड़कियों को रोज़ क्यों लाया जा रहा था। फिर मैंने अपनी सहेली की खातिर हिम्मत जुटाई और धीरे से गाड़ी की डिग्गी खोल के बाहर निकली। सबसे पहले मैंने चारों ओर देखा तो मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। उस घर के चारों ओर बहुत बड़े बड़े पौधे रखे हुए थे। मैं जल्दी से भागकर उन पौधों के पास छुप कर बैठ गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अंदर कैसे जाऊं, क्योंकि चारों तरफ से खिड़की दरवाजे तो बंद ही थे और खिड़कियों पर पर्दे भी पड़े हुए थे। तभी अंदर से उसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। वह बुरी तरह से रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। वह कह रही थी कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। लेकिन कुछ आदमी बुरी तरह से हंस रहे थे और कह रहे थे कि अरे यही तो मौका है मज़े करने का, इसलिए अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप हमारे पास आ जा, बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। वह लड़की लगातार बेचारी रोए जा रही थी। उसके बाद उन लोगों ने पता नहीं उसके साथ क्या करना शुरू किया कि वह बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी। मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की के कांच से अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन पर्दा पड़ा हुआ था जिसकी वजह से मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक से हवा से पर्दा हिला और अंदर का नज़ारा देखकर मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। वह लड़की कुछ भी नहीं पहने हुए थी। ऐसा नज़ारा देखकर मेरी टांगें कांपने लगीं। मैं समझ गई कि वो लोग उसकी इज्जत, उस लड़की को करीब 15-20 आदमियों ने चारों तरफ से घेर रखा था, जो किसी राक्षस के जैसे हंस रहे थे और उसे नोचने की कोशिश कर रहे थे। इससे आगे का मैं देख ही नहीं पाई और पैर लड़खड़ाने की वजह से नीचे बैठ गई। अब तो मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वापस जाकर गाड़ी में बैठूं। मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मेरा क्या होगा। बहुत देर तक उस लड़की की चीखों की और उन आदमियों के हंसने की और बहुत गंदी गंदी बातों की आवाज़ें आती रहीं। मैं लगातार अपना मुंह दबाए वहीं बैठी रोती रही। 3-4 घंटे तक वहाँ वह घिनौना खेल होता रहा। उसके बाद उनमें से किसी ने कहा कि जाओ इस लड़की को वापस अनाथ आश्रम छोड़ कर आओ, क्योंकि अब सुबह होने वाली है। मैंने जैसे ही ये सुना तुरंत ही अपने शरीर में जान भरी और फुर्ती से जाकर डिग्गी का दरवाज़ा खोलकर सीट के नीचे लेट गई। उस लड़की को उठाकर गाड़ी की सीट पर डाल दिया गया। वह बेचारी बुरी तरह से करा रही थी। मैं गाड़ी में अपना मुंह दबाए लगातार रोती रही। आधे घंटे बाद हम लोग अनाथ आश्रम पहुंच गए।
जैसे ही वह आदमी उस लड़की को लेकर अनाथ आश्रम के अंदर गए, मैं तुरंत ही धीरे से गाड़ी से बाहर निकलकर पिछली सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर दुबक कर बैठ गई और जी भर कर खूब रोई। मैं भगवान से शिकायत करने लगी कि एक तो आपने हम लड़कियों को हमारे माँ बाप से कभी नहीं मिलवाया, ऊपर से आप हम पर कितना बड़ा जुल्म करवा रहे हैं। ये राक्षस हमारे साथ कितना गंदा खेल खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी रक्षा करे। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो आखिर कहाँ हैं आप जो हम लड़कियों की रक्षा करें। बहुत देर रोने के बाद मैंने ये फैसला किया कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगी और इसके खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। अनाथ आश्रम की लड़कियों के साथ अब मैं जाती होने नहीं दूंगी। 2 दिन के बाद ही हम सभी लड़कियों के जन्मदिन की तारीख थी। मुझे उसी दिन का इंतज़ार था। सोहन लाल जी अपने दोनों बेटे राजेश और अमन के साथ हमारा जन्मदिन मनाने के लिए आए हुए थे। मैं एक मौके की तलाश में थी कि कब मैं उन्हें यह सब बता पाऊँ। सब लोग बहुत खुश हो रहे थे और खूब सारे खेल खेले जा रहे थे। तभी मेरे पास राजेश भैया आए और वह मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोले, क्या हुआ रोहिणी बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? चलो हमारे साथ, देखो कितने अच्छे अच्छे खेल खेले जा रहे हैं, आओ तुम भी खेलो। मैंने उनसे कहा, भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह बोले, हाँ बताओ बेटा, क्या बात है, क्या तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत है? मैंने कहा, मुझे दिक्कत नहीं है, बल्कि यहाँ सबको दिक्कत है। उसके बाद वह बोले, चलो अच्छा अंदर बैठकर बात करते हैं। जब हम अंदर गए तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर वह बुरी तरह से हैरत में पड़ गए। उन्होंने कहा, क्या तुम सच कह रही हो? क्योंकि अगर ये बात झूठ निकली तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो हम वार्डन दीदी पर लगाएंगे। वार्डन दीदी हमारे यहाँ बहुत समय से काम कर रही हैं और पापा की वफादार भी हैं, तो हम इतना बड़ा इल्ज़ाम बिना किसी सबूत के उनके ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि पापा बिना सबूत के हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मैंने कहा, सबसे बड़ा सबूत तो मैं ही हूँ भैया, मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा। तो राजेश भैया बोले, वह तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास और भी कोई पुख्ता सबूत हो तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि जैसा तुम बता रही हो तो इस सब के पीछे सिर्फ वार्डन दीदी ही नहीं, और भी न जाने कितने लोग हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, जिन्हें सज़ा दिलाने के लिए हमें ठोस सबूत चाहिए होगा। राजेश भैया ने कहा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब मैं इस मामले की तह तक जाकर ही रहूँगा। लेकिन एक बात तुम अच्छे से याद रखना कि इस सब के बारे में अब तुम किसी से कुछ भी मत कहना। किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि हो सकता है फिर हम असली मुजरिम को कभी पकड़ ना पाएँ। मैंने कहा, ठीक है भैया, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। उस दिन मुझे मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा तसल्ली महसूस हो रही थी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि राजेश भैया अब अनाथ आश्रम की सारी लड़कियों को बचा लेंगे और वार्डन दीदी और उनके जो भी साथी थे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। अगले दिन रात को वार्डन दीदी मेरे पास आई और बोली कि रोहिणी, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। मुझे उनकी कोई भी बात मानने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बेमन से उनके साथ उनके कमरे में चली गई। वह मुझसे पहले यहाँ वहाँ की बातें करती रहीं और काफ़ी सारे काम करवाती रहीं। जब कुछ घंटे बीत गए तब उन्होंने मुझसे कहा, देखो रोहिणी, आज मैं तुम्हें एक ख़ास जगह पर भेज रही हूँ। इसके बारे में तुम किसी से कुछ भी मत कहना, वरना हम सबके साथ बहुत बुरा होगा। उनकी बात सुनकर मैं समझ गई कि अब वह मेरे साथ भी वही करने वाली हैं जो बाकी लड़कियों के साथ करती आई हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं जानती हूँ कि अब आप मुझे उन आदमियों के पास भेज देंगी जो मेरा हाल बेहाल कर देंगे। मेरी बात सुनकर वार्डन दीदी रोने लगीं और बोली, मुझे माफ़ कर दो रोहिणी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैंने कहा कि आपको शर्म नहीं आई, आप हमारी माँ के जैसी हैं, लेकिन आप अपनी ही बच्चियों के साथ कितना गलत कर रही हैं। तो वह मेरे आगे हाथ जोड़कर बोली, अगर मैं तुम लोगों के साथ ये सब नहीं होने दूंगी
तो वह लोग मेरी बेटी को छोड़ेंगे नहीं। अपनी बच्ची को बचाने के लिए मुझे तुम सबकी कुर्बानी देनी पड़ रही है। मैंने वार्डन दीदी से कहा, आपको क्या लगता है कि आपकी बच्ची इस तरह से बच जाएगी? आप ही कहती हैं ना कि भगवान बुरे कर्मों की सज़ा हर इंसान को इसी जन्म में देता है। आपके बुरे कर्मों की सज़ा भी आपको इसी जन्म में मिलेगी। अपनी जिस बेटी को बचाने के लिए आप दूसरी बेटियों का ये हाल करवा रही हैं, एक दिन आपकी उस बेटी का भी यही हाल होगा। मेरी बात सुनकर वार्डन दीदी एक जगह पर जम गईं। तभी दरवाजे से वही दो आदमी आए और मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर उठा कर ले गए। थोड़ी ही देर के बाद मैं भी उसी जगह पर थी। उन लोगों ने मेरे सारे कपड़े फाड़ कर निकाल दिए। मैं बुरी तरह से चीख रही थी। मन ही मन में यही सोच रही थी कि राजेश भैया ने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया। अगर आज वह यहाँ समय से नहीं आए तो मेरा क्या होगा? ये सब तो मुझे गिद्धों की नज़र से देख रहे थे। जब मैंने यहाँ वहाँ भागने की कोशिश की तो वह मुझे बुरी तरह से पीटने लगे। मैं उनके आगे हाथ पैर जोड़ रही थी और भीख मांग रही थी कि मैं तो तुम्हारी बेटी के समान हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन उन सब ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगी, राजेश भैया मुझे बचाइए, राजेश भैया मुझे बचाइए। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं भौचक्की रह गई। वह आदमी जब हटे तो उनके पीछे राजेश भैया ही खड़े थे और वह बोले कि लो रोहिणी, मैं आ गया तुम्हें बचाने के लिए। उन्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और भागकर उनके गले लग गई। लेकिन तभी उन्होंने मुझे भी बिल्कुल उसी तरह से छुआ जैसे कि बाकी के वह आदमी छू रहे थे। ये देखकर मेरे ऊपर बिजली गिर गई। मैंने कहा, भैया आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने मेरे बाल कसकर पकड़े और बोला, वही कर रहा हूँ जो तेरे साथ करना चाहिए। तुझे क्या लगा कि तुझे हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया? ये सब जो कुछ यहाँ हो रहा है वह सब मैं ही तो करवा रहा हूँ। तभी मैंने पीछे से अमन को भी देखा, यानी कि राजेश और अमन दोनों लोग ही इस सब में शामिल थे। अब तो मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। मेरी बची कुची उम्मीद भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। जिसको मैं रक्षक समझ रही थी वही भक्षक निकला। ये सब देखने के बाद मेरे शरीर में जान ही नहीं बची और मैं धड़ाम से वहीं ज़मीन पर गिर गई और वह सब मेरे ऊपर बुरी तरह से एक साथ टूट पड़े। मैं जिंदा लाश बनी हुई ज़मीन पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। मैं मन ही मन में भगवान से भीख मांग रही थी कि आज तो कम से कम इस अनाथ की पुकार सुन ले। जैसे ही वह मेरी इज्जत को ख़त्म करने वाले थे, तभी अचानक बाहर से गोली चलने की आवाज़ आई, जिससे वहाँ जो उन राक्षसों की हंसी की आवाज़ गूंज रही थी वह सन्नाटे में बदल गई। हर कोई अब बाहर की तरफ टकटकी लगा कर देख रहा था। तभी कुछ ही सेकंड में 8-10 पुलिस वाले अंदर आए, जिन्हें देखकर उन सबके होश उड़ गए। उन पुलिस वालों के पीछे से सोहन लाल जी आए, जिनके साथ वार्डन दीदी थीं। वार्डन दीदी ने तुरंत ही आगे बढ़कर मुझे शॉल से ढक दिया। उस वक्त मेरा जो उन पर गुस्सा था वह मैं भूल चुकी थी और उनसे चिपक कर बुरी तरह से रोने लगी। वह भी बहुत देर तक मुझे गले लगाकर रोती रही और मुझसे माफ़ी मांगती रही कि मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची। सोहन लाल जी ने अपने दोनों बेटों के गाल पर कई सारे तमाचे खींच कर मारे और उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि इन सभी दरिंदों को यहाँ से पकड़कर ले जाइए और इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए। उसके बाद सोहन लाल जी ने मेरे आगे भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मैं अपने ही घर में राक्षसों को पाल रहा हूँ। मैं तो समाज सेवा का काम करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं जो नेक काम कर रहा हूँ उसका फ़ायदा मेरे बेटे इस तरह से उठा रहे हैं। अगर आज वार्डन अनीता ने मुझे सही समय पर फ़ोन करके सब कुछ ना बताया होता तो शायद ये गंदा खेल न जाने कब तक चलता रहता। सोहन लाल जी ने कहा कि तुमने भी बहुत गलत काम किया है अनीता। जो हिम्मत तुमने आज जुटाई है वह तुम्हें पहले दिन ही जुटानी चाहिए थी। वार्डन दीदी उनके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगीं। वह बोली, मैं डर गई थी। मुझे मेरी बच्ची की इज्जत और जान को लेकर धमकाया गया था, इस वजह से मैं घबरा गई। लेकिन आज जब रोहिणी ने मुझे सही राह दिखाई तब मुझे समझ आया कि मैं कितना बड़ा पाप कर रही हूँ।
ऐसी ज़िंदगी जीने का भी क्या फ़ायदा जिसमें मैं दूसरों की ज़िंदगी इस तरह से ख़राब कर रही थी। सोहनलाल जी ने कहा, तुम्हारे इसी काम की वजह से मैंने तुम्हें पुलिस से बचा लिया, वरना आज तुम्हें भी मैं सज़ा दिलवा कर ही रहता। सोहनलाल जी बोले कि लेकिन अनाथ आश्रम की किसी भी लड़की ने मुझे आज तक कुछ क्यों नहीं कहा। तो वार्डन दीदी बोली, वह इसलिए क्योंकि ये लोग उन लड़कियों के बहुत ही गलत वीडियो बना लेते थे और उनको धमकी देते थे कि अगर उन्होंने किसी के भी सामने मुंह खोला तो वह उन्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हम अनाथालय लौट आए। मैं बहुत दिनों तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई, लेकिन मैंने उस दिन ये फैसला कर लिया कि मैं पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छी पुलिस वाली बनूंगी, ताकि कभी भी मैं किसी पर इस तरह का कोई जुल्म ना होने दूं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।